इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1981 में केनी अपने पिता के साथ गोल्ड माइनिंग बिजनेस संभालता है। उनका परिवार कई पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा हुआ है। केनी के दादा ने लगभग 100 साल पहले एक माइन खोजी थी और तभी से यह काम उनके परिवार की पहचान बन गया। केनी बचपन से ही इस काम को करीब से देखता आया है। उसने अपने पिता और दादा को जमीन की जांच करते हुए देखा है। उसके लिए माइनिंग केवल पैसा नहीं बल्कि परिवार की विरासत है। एक दिन केनी अपनी गर्लफ्रेंड के को अपना काम दिखाने के लिए साथ लाता है। वह मुस्कुराते हुए उसे समझाने लगता है कि उनका काम ऐसे नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। यह काम पेशेंस और सोच से चलता है। केनी बताता है कि वे बिना सोचे जमीन नहीं खोदते। सबसे पहले वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जगहों की जानकारी इकट्ठा करते हैं और जमीन की पूरी स्टडी करते हैं। वे मैप्स देखते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, मिट्टी और पत्थर की जांच करते हैं, हर छोटी बात को समझते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। जब उन्हें किसी जगह पर भरोसा हो जाता है तब वे इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाते हैं। बिना पैसों के माइनिंग शुरू करना उनके लिए संभव नहीं होता। पैसा मिलने के बाद ही वे खुदाई शुरू करते हैं। फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि गोल्ड जरूर मिलेगा। ये काम पूरी तरह उम्मीद और जोखिम पर चलता है। कई ध्यान से केनी की बातें सुनती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि यह काम दिखने में आसान जरूर है लेकिन असल में बहुत मुश्किल है। उसे केनी की समझदारी और धैर्य पसंद आने लगता है। वह महसूस करती है कि केनी केवल सपना नहीं देखता बल्कि उसे पूरा करने का रास्ता भी जानता है। कुछ समय बाद केनी के को एक गोल्ड वॉच देता है। ये कोई दिखावे की चीज नहीं होती बल्कि उसके प्यार और भरोसे की निशानी होती है। के वॉच देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी आ जाती है। वह केनी से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता साफ नजर आता है। उनका प्यार सच्चा और मजबूत लगता है। वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। उसी दिन बाद में केनी अपने पिता से अकेले में बात करता है। उसके पिता उसे माइनिंग बिजनेस की सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं ये रास्ता बहुत मुश्किल है। वे बताते हैं कि कई बार सालों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। कई बार सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। केनी के पिता उसे याद दिलाते हैं कि एक दिन पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उसी पर होगी। ये जिम्मेदारी आसान नहीं होगी। वे कहते हैं बिजनेस को बड़ा बनाओ, इसे अपना बनाओ, डर से पीछे मत हटना। केनी उनकी हर बात ध्यान से सुनता है। केनी जानता है कि आने वाला समय आसान नहीं होगा लेकिन उसके अंदर अपने पिता और परिवार की प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का जुनून होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहानी 7 साल आगे पहुंच जाती है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। केनी की कंपनी मुश्किल दौर में फंस चुकी है। बिजनेस कमजोर हो रहा है और टूटने की कगार पर है। केनी और के अब शादीशुदा हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन पैसों की परेशानी ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। हर दिन कोई नई चिंता सामने आ जाती है। कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब केनी के पास सही ऑफिस भी नहीं बचा है। वह अपना बिजनेस एक बार से चलाने लगता है। यह उसकी मजबूरी बन जाती है। बार के शोर और भीड़ के बीच केनी इन्वेस्टर से बात करता है। वह फाइलें खोलता है और सपनों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जाते हैं। इसी दौरान केनी के पिता की मौत हो जाती है। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। अब उसके पास सलाह देने वाला कोई नहीं बचता। सारी जिम्मेदारी अकेले उस पर आ जाती है। पिता की मौत के बाद केनी खुद को और अकेला महसूस करता है। वह जानता है कि अब उसे हर फैसला खुद लेना होगा। गलती की कोई जगह नहीं बची है। पैसों की कमी की वजह से केनी और के को अपना बड़ा घर बेचना पड़ता है। वे एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। के बिना शिकायत केनी का साथ देती है। हालात कितने भी खराब हों, के उसका हौसला बनाए रखती है। वह जानती है कि केनी हार मानने वाला इंसान नहीं है। उसका भरोसा अब भी जिंदा है। केनी के पास कोई माइन नहीं बची है फिर भी उसका काम खत्म नहीं हुआ। वह अब भी ऐसी जगह ढूंढता है जहां गोल्ड मिलने की संभावना हो। यही उसका हुनर है। उसका काम इन्वेस्टर्स को समझाना होता है। उन्हें भरोसा दिलाना होता है कि उनकी जमीन में गोल्ड छुपा हो सकता है। इसके साथ उसे खर्च का हिसाब भी संभालना होता है। हाल ही में केनी और उसकी टीम को एक जगह पर उम्मीद नजर आती है। जमीन की बनावट अलग लगती है और रिपोर्ट्स भी कुछ संकेत देती हैं। केनी एक बड़े इन्वेस्टर से मिलने की कोशिश करता है लेकिन वह आदमी मिलने से मना कर देता है। उसकी जगह 2 कर्मचारी भेज दिए जाते हैं। यह बात केनी को चुभती है फिर भी वह गुस्सा नहीं दिखाता। वह शांति से सारी जानकारी उन दोनों को समझाता है और जगह के बारे में बताता है। केनी उन्हें जमीन की बनावट दिखाता है। वह बताता है कि वहाँ शेल जैसी परत है जो अब तक छुई नहीं गई। उसके हिसाब से यह बहुत बड़ा मौका है। कर्मचारी बिना ज्यादा सोचे इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। वे केनी की बातों को सीरियसली नहीं लेते और वहाँ से चले जाते हैं। यह आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। केनी की हालत और खराब हो जाती है। कंपनी बंद होने के बिल्कुल करीब पहुँच जाती है। केनी हर उस इंसान को फोन करता है जिसे वह जानता है। वह मदद मांगता है लेकिन हर तरफ से उसे मनाही मिलती है। निराश होकर केनी शराब पीने लगता है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और एक रात बेहोश हो जाता है। उसका सपना टूटता नजर आता है। इन सब हालात में के उसका साथ नहीं छोड़ती। केनी कितना भी टूटा हो के उसके पास ही रहती है। उसका प्यार बिना शर्त होता है। एक रात केनी को एक अजीब सपना आता है। वह इंडोनेशिया के पहाड़ों को देखता है। वहाँ उसे एक जियोलॉजिस्ट दिखाई देता है जिसका नाम माइकल अहोस्टा होता है। सपने में दोनों साथ मिलकर जमीन खोदते हैं और गोल्ड निकालते हैं। सब कुछ इतना असली लगता है कि केनी की सांसें तेज हो जाती हैं। सपने में माइकल को रिवर वॉकर कहा जाता है। वह जमीन को हाथ से महसूस करता है। यह देखकर केनी को भरोसा हो जाता है। यह सपना केनी की सोच बदल
बदल देता है। उसे लगता है कि यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह उसे कोई रास्ता दिखाने आया है। सुबह उठते ही केनी का मन मजबूत हो जाता है। वह तय करता है कि उसे माइकल आउस्टा को ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी समय केट धीरे से कहती है कि शायद उसे कोई और काम देख लेना चाहिए, बस कुछ समय के लिए, जब तक हालात ठीक न हो। केनी ज्यादा कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप तैयारी करने लगता है। वह अपने कुछ गोल्ड के गहने बेच देता है ताकि इंडोनेशिया जा सके। यहाँ अगर आप भी केनी के संघर्ष से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे कहानी और भी गहरी होने वाली है। केनी इंडोनेशिया पहुंचता है और उसी होटल में रुकता है जहां माइकल आउस्टा ठहरा होता है। जब दोनों पहली बार मिलते हैं तो माइकल तुरंत समझ जाता है कि केनी मुश्किल हालत में है। माइकल खुद भी पैसों की परेशानी से जूझ रहा होता है, फिर भी केनी पूरे भरोसे के साथ अपना प्लान बताता है। वह कहता है कि वह माइकल के साथ मिलकर गोल्ड ढूंढना चाहता है। केनी माइकल को रिंग ऑफ फायर थ्योरी के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसे इस आइडिया पर पूरा भरोसा है और वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। केनी साफ कह देता है कि अगर यह काम फेल हुआ तो वह सब कुछ खो देगा, फिर भी वह पीछे नहीं हटेगा। उसकी आंखों में डर के साथ भरोसा भी होता है। माइकल पहले उसे पागल कहता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वह रुक जाता है। इसके बाद माइकल केनी को नदी पार कराकर घने जंगल में ले जाता है। ये जगह पहाड़ों के बीच होती है। ये वह जगह होती है जहां माइकल को गोल्ड की उम्मीद होती है। वहां आसपास के लोग नदी में गोल्ड ढूंढते हैं। उनके पास सही औजार नहीं होते, वे केवल ऊपर की मिट्टी से ही काम करते हैं। केनी उस जगह को देखकर चौंक जाता है। ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसने सपने में देखी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। माइकल उसे चेतावनी देता है कि इंडोनेशिया में काम अमेरिका जैसा नहीं है। यहाँ सरकारी इजाजत चाहिए, मजदूर चाहिए, मशीनें चाहिए। वह यह भी कहता है कि कुछ भी न मिलने का खतरा है, सब कुछ खत्म हो सकता है। फिर भी वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। केनी पूछता है कि शुरुआत के लिए कितना पैसा लगेगा। माइकल बताता है कि कम से कम 700,000 से 1 मिलियन तक पैसा चाहिए होगा। केनी बिना देर किए एक नैपकिन पर डील लिख देता है। अगर गोल्ड मिला तो मुनाफा बराबर बंटेगा, अगर नुकसान हुआ तो वह भी बराबर होगा। माइकल उस नैपकिन पर साइन कर देता है। केनी उसे कहता है कि इसे संभाल कर रखना। ये उनके सपने की नींव बन जाता है। केनी अमेरिका लौट आता है और पैसे जुटाने में लग जाता है। वह हर जगह जाता है, हर इन्वेस्टर से बात करता है, कहानी सुनाता है। माइकल इंडोनेशिया में ही रुक जाता है और तैयारी शुरू करता है। खर्च बहुत ज्यादा होता है, फिर भी केनी किसी तरह पैसा इकट्ठा करता है। जितना पैसा चाहिए होता है उतना पूरा नहीं होता, फिर भी केनी उम्मीद करता है कि माइकल किसी तरह काम चला लेगा। कुछ ही समय बाद केनी फिर से इंडोनेशिया पहुंचता है। दोनों माइनिंग शुरू करते हैं। शुरुआत में दोनों बहुत एक्साइटेड रहते हैं। वे पत्थर तोड़ते हैं और सैंपल्स लैब भेजते हैं। पहले रिपोर्ट्स आते हैं और उनमें गोल्ड नहीं निकलता। समय बीतता जाता है, एक के बाद एक रिपोर्ट आती है, लेकिन नतीजा वही रहता है। केनी का भरोसा टूटने लगता है। माइकल उसे पेशेंस रखने को कहता है। कहता है कि यह काम सब्र मांगता है, लेकिन केनी पैसों को लेकर परेशान रहता है। इसी बीच केनी को मलेरिया हो जाता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। मजदूरों को पैसा नहीं मिल पाता और वे काम छोड़ने लगते हैं। केनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे खत्म हो चुके होते हैं। आखिर में केवल केनी और माइकल ही वहाँ बचते हैं। केनी की हालत और खराब हो जाती है। माइकल कहता है कि शायद अब सब बंद करना पड़ेगा, लेकिन केनी मना कर देता है। वह अपना आखिरी पैसा माइकल को दे देता है और कहता है कि जो हो सके करो, पर हार मत मानो। माइकल पास के गाँव जाता है। वहाँ वह एक बुजुर्ग से मिलता है। वह उनकी हालत बताता है, लेकिन बुजुर्ग उसे बीमार बच्चों और गंदे पानी के बारे में बताता है। माइकल आखिरी पैसों से पानी के फिल्टर्स खरीदता है और गांव की मदद करता है। इससे मजदूर वापस काम पर लौट आते हैं। केनी कई दिनों तक बेहोश रहता है। जब वह होश में आता है तो सबसे पहले गोल्ड के बारे में पूछता है। माइकल बताता है कि 14 रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकला। केनी अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया। तभी माइकल एक आखिरी रिपोर्ट दिखाता है। उसमें गोल्ड होने की कन्फर्मेशन होती है। केनी खुशी से रो पड़ता है। दोनों जीत की चीख लगाते हैं। इंडोनेशिया के जंगलों में गोल्ड मिलने की खबर आग की तरह फैल जाती है। ये कोई अफवाह नहीं होती, बल्कि एक सच्ची खोज होती है। हर तरफ केनी और माइकल की चर्चा होने लगती है। इन्वेस्टर्स जो पहले शक करते थे अब उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें बड़े मुनाफे की उम्मीद होती है। जो लोग केनी को नजरअंदाज कर चुके थे वही अब उससे मिलने की कोशिश करते हैं। खबर अखबारों और मैगजीन्स में छपने लगती है। केनी की कहानी पूरे देश में फैल जाती है। उसकी मेहनत, जोखिम और किस्मत की चर्चा हर जगह होने लगती है। गोल्ड डिगर मैगजीन केनी का इंटरव्यू छापता है। उसे पूछा जाता है कि इंडोनेशिया में क्या चल रहा है। केनी कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपने के बारे में बताता है। जो इन्वेस्टर कभी उसे मिलने से मना कर चुका था वही अब वापस आता है। इस बार उसका एक्सेंट बदला हुआ होता है। वह पार्टनरशिप की बात करता है। केनी को पुरानी बेइज्जती याद आती है। फिर भी वह समझता है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे जरूरी है। वह दिल पर पत्थर रखकर डील मान लेता है। नया पैसा आते ही काम तेजी से बढ़ने लगता है। इंडोनेशिया में माइनिंग और तेज हो जाती है। हर दिन नई प्लानिंग होती है। केनी के लिए जमीन खरीदता है। वह चाहता है कि अब वे बेहतर जिंदगी जिए। यह उसका सपना होता है कि के को कोई कमी ना हो। जकार्ता में कंपनी के नए मॉडर्न ऑफिसेज बनाए जाते हैं। चमकदार कमरे और बड़ी टीम कंपनी की बढ़ती ताकत दिखाते हैं। कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क के एक बड़े बैंक से ऑफर आता है। वो माइनिंग इंक अब ग्लोबल बिजनेस का हिस्सा बन जाता है। ब्रायन वुल्फ नाम का बैंक मैनेजर केनी से बात करता है। वह डील की तारीफ करता है और फ्यूचर की बड़ी बातें करता है। गोल्ड माइनिंग का काम और तेज हो जाता है। केनी और माइकल न्यूयॉर्क जाते हैं। वह वहाँ वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों से मिलते हैं। ब्रायन उन्हें एक बड़ा प्रपोजल देता है। वह
बैंक वो का एक बड़ा हिस्सा खरीदना चाहता है। उसे इंडोनेशिया वाली माइन में रुचि होती है। केनी ये सुनकर चौंक जाता है। वह माइन को अपना चमत्कार मानता है। उसने इसे दर्द और मेहनत से पाया होता है। केनी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि माइन में कोई हिस्सा नहीं बेचेगा, पैसा हो या ना हो वह पीछे नहीं हटेगा। ब्रायन शांति से समझाता है कि बड़े इन्वेस्टर्स को भरोसा चाहिए, वे गोल्ड को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। केनी को पूरा भरोसा होता है कि गोल्ड असली है। वह इन्वेस्टर्स को इंडोनेशिया बुलाने के लिए मान जाता है। अगले हफ्ते इन्वेस्टर्स जंगल पहुंचते हैं। जैसे ही वे जमीन में चमकता गोल्ड देखते हैं, उनका शक खत्म हो जाता है। वे भारी रकम इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। लगभग $20 मिलियन कंपनी में लगाए जाते हैं। कंपनी तेजी से ग्रो करती है। वो दुनिया की सबसे प्रॉमिसिंग माइनिंग कंपनीज में गिनी जाने लगती है। केनी का सपना सच होता दिखता है। इस सफलता की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। चारों तरफ चमक दमक और जश्न होता है, लेकिन इसी चमक में के खुद को अकेला महसूस करती है। वह देखती है कि केनी धीरे धीरे बदल रहा है। केनी अब पावर और पैसे से घिरा रहता है। उसी दौरान रेचल नाम की एक औरत उसकी जिंदगी में आती है। रेचल को सिर्फ पैसा और शोहरत चाहिए होती है। केनी उसकी तरफ खींचने लगता है और के पीछे छूट जाती है। के को ये सब अंदर से तोड़ देता है। वह केनी से सच बोलती है कि लोग सिर्फ उसके पैसे के लिए साथ हैं। केनी घमंड में उसकी बात नहीं सुनता। वह के को जाने देता है। यही पल उसके डाउनफॉल की शुरुआत बनता है। अगर आपको यहाँ तक की कहानी दिलचस्प लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही डिटेल्ड मूवी रिकैप्स आते रहें। के जाने के बाद केनी पूरी तरह बदल जाता है। वह खुद को काम और पैसों में डुबो देता है। उसे लगता है कि सफलता ही सब कुछ है और वही उसकी पहचान है। केनी अब बिना सोचे पैसे खर्च करने लगता है। महंगे कपड़े, पार्टियां और नई आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। वह खुद को रोक नहीं पाता। इसी दौरान मार्क हैनकॉक नाम का एक बड़ा माइनिंग टाइकून केनी से मिलने आता है। वह इंडस्ट्री का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है। हैनकॉक के पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड कंट्रोल करने की ताकत होती है। उसकी कंपनी इंडस्ट्री की सबसे मजबूत कंपनीज में गिनी जाती है। केनी पहली मुलाकात में हैनकॉक को हल्के में लेता है। उसे लगता है कि अब वह किसी से कम नहीं है। उसका घमंड उसे अंधा कर चुका होता है। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क के बैंक में एक नया ऑफर आता है। हैनकॉक वो माइनिंग में पार्टनर बनना चाहता है। वह बहुत बड़ी रकम ऑफर करता है। ये रकम करीब $300 मिलियन होती है। किसी भी इंसान के लिए यह सपना होता है, लेकिन केनी इसे अपमान समझता है। केनी बिना सोचे ऑफर ठुकरा देता है। वह मानता है कि कोई उसकी माइन को छीनना चाहता है। उसका ईगो उसे समझने नहीं देता। ब्रायन बैंक मैनेजर इस फैसले से परेशान हो जाता है। वह केनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केनी सुनने को तैयार नहीं होता। हैनकॉक ऐसा इंसान नहीं होता जो ना को आसानी से स्वीकार कर ले। उसके पास ताकत भी होती है और पहुंच भी। कुछ ही समय बाद इंडोनेशिया से बुरी खबर आती है। सरकार वो की माइन बंद करने का आदेश देती है। ये खबर सबको हिला देती है। माना जाता है कि यह सब हैनकॉक के दबाव की वजह से हुआ है। वो माइनिंग के लिए ये बहुत बड़ा झटका बन जाता है। इंडोनेशिया में माइकल केनी को फोन करता है। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा होती है। वह केनी को जिम्मेदार ठहराता है। माइकल कहता है कि हैनकॉक जैसे आदमी से टकराना बहुत खतरनाक था। अब उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ रही है। कुछ दिन बाद माइकल खुद न्यूयॉर्क आ जाता है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। आरोप और गुस्सा बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। माइकल एक चौंकाने वाला राज खोलता है। रिंग ऑफ फायर की कहानी पूरी तरह सच नहीं थी। माइकल पहले भी गोल्ड खोजने में असफल हो चुका था। उसने अपनी नाकामी छुपाने के लिए यह कहानी बनाई थी। जिस जगह पर केनी और माइकल फंसे थे, वही जगह किस्मत से असली गोल्ड से भरी निकल आई। यह एक चमत्कार था। माइकल कहता है कि वह गोल्ड ढूंढने निकला था और उसे एक दोस्त मिल गया। ये बात केनी को अंदर तक हिला देती है। अब आखिरी रास्ता बचता है। माइकल इंडोनेशिया की राजनीति जानता है। वह डेनी स्वांडी का नाम लेता है। डेनी देश के नेता का बेटा होता है। उसे पैसा और ताकत बहुत पसंद होती है। वही उनकी आखिरी उम्मीद बनता है। वे डेनी से मिलते हैं और अपनी हालत बताते हैं। डेनी ध्यान से सुनता है, लेकिन बदले में बड़ी मांग रखता है। डेनी माइन का 85% हिस्सा मांगता है। केनी और माइकल के लिए सिर्फ 15% बचता है। डील बहुत खराब होती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वे इस शर्त को मान लेते हैं। डेनी एक और अजीब शर्त रखता है। उसके पास एक खतरनाक टाइगर होता है। वह कहता है कि डील तभी पक्की होगी जब एक आदमी केज में जाएगा और बाहर जिंदा आएगा। बिना हिचक केनी आगे बढ़ता है। केनी केज में जाता है और हैरानी से बच निकलता है। ये जोखिम भरा पल उनकी किस्मत फिर बदल देता है। माइन फिर से उनके हाथ में आ जाती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। सब कुछ दांव पर लग चुका होता है। अगर यहाँ तक आपको लगता है कि कहानी के फैसले सही थे या गलत, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आगे सच्चाई और भी चौंकाने वाली है। न्यूयॉर्क में बैंक के रिकॉर्ड्स की जांच शुरू होती है। अंदर से कुछ गड़बड़ लगने लगती है। नंबर्स ठीक नहीं बैठते और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जांच के दौरान एक बड़ा सच सामने आता है। ब्रायन बैंक मैनेजर ने मार्क हैनकॉक के साथ मिलकर काम किया था। उसी ने माइन बंद कराने में मदद की थी। ये सच्चाई सामने आते ही ब्रायन को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। केनी को गहरा झटका लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। इंडोनेशिया में माइन दोबारा चालू हो चुकी होती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर हालात बिगड़ चुके होते हैं। केनी एक बार फिर के पास जाने का फैसला करता है। वह अपनी गलती सुधारना चाहता है और रिश्ता बचाने की कोशिश करता है। जब वह के को ढूंढता है तो उसे किसी और आदमी के साथ देखता है। केनी कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से लौट जाता है। उस पल केनी अंदर से टूट चुका होता है। वह समझ जाता है कि कुछ चीजें हमेशा के लिए खो चुकी हैं। कुछ दिनों बाद केनी को एक बड़े इवेंट में बोलने का इनविटेशन मिलता है। यह उसकी कामयाबी का जश्न होता है। केनी मंच पर खड़ा होकर दिल से भाषण देता है। वह अपनी गरीबी, मेहनत और संघर्ष की बात करता है। लोग उसकी कामयाबी
कामयाबियों पर तालियां बजाते हैं। भीड़ खुश होती है, लेकिन उसी दौरान माइकल चुपचाप वहां से निकल जाता है। कोई उसे जाते हुए नहीं देखता। अगली सुबह केनी अपने ऑफिस पहुंचता है। बाहर गुस्से से भरी भीड़ खड़ी होती है। लोग चिल्ला रहे होते हैं। ये वही इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। अब उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत होती है। केनी किसी तरह अंदर पहुंचता है। वहां उसे सबसे भयानक सच्चाई पता चलती है। गोल्ड असली माइन से नहीं निकला था, वह रिवर गोल्ड था जिसे जानबूझकर वहां डाला गया था। सबको धोखा दिया गया था। ये पुराना लेकिन असरदार तरीका था। केनी को कुछ भी पता नहीं था। किसी ने रिपोर्ट्स पर सवाल नहीं उठाया। सब लालच में अंधे हो गए थे। उसी वक्त फोन आता है और खबर मिलती है कि माइकल ने सारे शेयर्स बेच दिए हैं। वो माइनिंग पूरी तरह गिर चुकी होती है। कुछ ही घंटों में कंपनी बंद कर दी जाती है। FBI मामले में घुस आती है। मीडिया केनी को अपराधी बताने लगती है। केनी सबके सामने कहता है कि उसे धोखे की कोई जानकारी नहीं थी, वह भी बाकी लोगों की तरह शिकार बना था। FBI जांच में पता चलता है कि केनी ने अपने शेयर्स नहीं बेचे। उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता। माइकल के बारे में बताया जाता है कि उसे इंडोनेशिया में हेलीकॉप्टर से गिराकर मार दिया गया। रिपोर्ट सब कुछ साफ बताती है। केनी ये मानने से इनकार करता है। उसे लगता है माइकल जिंदा है और सब प्लान करके गायब हो गया है। सबूत इतने मजबूत होते हैं कि केनी चुप हो जाता है। उसका दोस्त और सब कुछ टूट जाता है। अगर आप यहाँ तक कहानी से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आखिरी हिस्से में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। FBI की जांच पूरी होने के बाद केनी को छोड़ दिया जाता है। उस पर कोई केस नहीं बनता। फिर भी उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसका नाम बदनाम हो चुका होता है। मीडिया उसे धोखेबाज कहती है। लोग उसे नफरत से देखते हैं। जो कभी उसकी तारीफ करते थे वही अब सवाल उठाते हैं। केनी अकेला पड़ जाता है। उसके पास अब न पैसा होता है, न कंपनी, न इज्जत। वो माइनिंग इंक पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। उसका सपना राख में बदल जाता है। केनी को अब भी यकीन नहीं होता कि माइकल उसके साथ ऐसा कर सकता है। वह याद करता है कि कैसे माइकल ने उसकी बीमारी में उसकी देखभाल की थी। वह सोचता है कि जो इंसान उसे मरते वक्त नहीं छोड़ सकता था, वह धोखा कैसे दे सकता है। यह सवाल उसे अंदर से खा जाता है। FBI केनी को सबूत दिखाती है। अलग अलग देशों के बैंक अकाउंट्स, पैसों का पूरा रास्ता, सब कुछ साफ लिखा होता है। बताया जाता है कि लगभग 160 मिलियन डॉलर गायब हो चुके हैं। पैसा पूरी तरह गायब कर दिया गया होता है। माइकल की आखिरी लोकेशन इंडोनेशिया बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी ने उसे पकड़ा था। वह हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसे नीचे फेंक दिया गया और उसकी मौत हो गई। जंगल में उसकी डेड बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब साबित करती है। केनी इस कहानी को मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है माइकल इतना चालाक था कि अपनी मौत भी नकली बना सकता है, लेकिन सबूत बहुत मजबूत होते हैं। केनी चुप हो जाता है। अंदर से टूट चुका होता है। अब लड़ने की ताकत नहीं बचती। कुछ समय बाद केनी चुपचाप के पास लौटता है। वह थका हुआ और हारा हुआ होता है। उसके चेहरे पर पुराना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। के उसे देखकर हैरान होती है। वह केनी को अंदर आने देती है। उसके दिल में अब भी उसके लिए कुछ बचा होता है। केनी कुछ नहीं कहता, बस वहाँ बैठ जाता है। के उसकी हालत समझ जाती है और कोई सवाल नहीं पूछती। के केनी को कुछ लेटर्स देती है। ये लेटर्स तब आए थे जब केनी बाहर था। के ने उन्हें संभाल कर रखा होता है। केनी धीरे धीरे लेटर्स खोलता है। हर लेटर पुरानी जिंदगी की याद दिलाता है। फिर एक आखिरी एनवेलोप बचता है। जब वह एनवेलोप खोलता है तो अंदर एक पुराना नैपकिन होता है। वही नैपकिन जिस पर उसने और माइकल ने डील साइन की थी। उस नैपकिन के साथ एक चेक भी होता है। चेक की रकम होती है $82 मिलियन। केनी की सांस रुक जाती है। अब सब साफ हो जाता है कि माइकल जिंदा था। उसने सब किया लेकिन डील नहीं तोड़ी। उसने केनी का हिस्सा पहले ही भेज दिया था। माइकल ने धोखा दिया लेकिन दोस्ती का आखिरी वादा निभाया। उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। केनी समझ जाता है कि माइकल ने दुनिया से भागने का रास्ता चुना, पैसा लिया और खुद को मिटा दिया। केनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुशी का नहीं बल्कि अधूरी जीत का दर्द होता है। केनी पहली बार लंबे समय बाद हल्की मुस्कान देता है। वह जानता है कि जिंदगी ने उसे तोड़ा जरूर है, लेकिन उसने सब कुछ खोकर भी कुछ सच्चा पाया है। के का साथ और एक बिटर बट सच्ची सीख। कहानी यहाँ खत्म होती है लेकिन जिंदगी चलती रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सके।